सबसे ज्यादा खतरनाक ओवैसी ओवैसी है। आज मुसलमानों का जो चेहरा, जो घिनौना चेहरा, जो आतंकी के रूप में जो आज पूरा भारत देख रहा है ना, क्योंकि जनता में एक आक्रोश पैदा हो गया था कि ये आतंकी मुसलमान किसी का सगा नहीं, चुन चुन कर मारा है, बहनों के सामने, पत्नियों के सामने, बेटियों के सामने अपने बाप को मरते देखा, अपने पतियों को मरते देखा। तो मुसलमानों का जो घिनौना जो चेहरा था वो जनता के सामने आया। उसी चेहरे को छुपाने के लिए ओवैसी आज पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लोग उसके फैन बनते जा रहे हैं। अपने आप को राष्ट्रवादी टीवी चैनल एंकर कहने वाले उनको कह रहे हैं कि भाई ओवैसी तो अब देशभक्त बन गया। देखिए वो 4 दिन का देशभक्त है और मैं समझता हूं कि आज अगर सही तरीके से अगर हमारे अमित भाई जी ओवैसी के फोन डिटेल्स और उसके पूरे इतिहास को अगर खंगालेंगे तो पाकिस्तान से ओवैसी का लिंक निकलेगा। बिल्कुल। और वो ऐसा सांसद है जो स्पीकर की अनुमति लिए बगैर मुस्लिम ब्रदरहुड की मीटिंग करने जाता है जी। मैंने तो चुनौती दी थी जी। मतलब वो अपने आप को इतना देशभक्त कहता है, तो भारत सरकार को जो उसका दायित्व है कि स्पीकर को डिटेल दे विदेश में जाने के पहले, क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके सीक्रेट पता चल जाते हैं ना। ये दाल काली नहीं, ये दाल हरी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वैसे तो एक पार्ट हुआ। अब दक्षिण की स्थिति और ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो आप देश भर में लोकप्रिय है और पूरे देश में यात्रा करते हैं, सभाएं करते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा दक्षिण भारत कितना खतरनाक स्थिति में है, इस पर भी थोड़ा दर्शकों को मुझे लगता है कि बताना चाहिए। बिल्कुल भाई, दक्षिण भारत आज बहुत ही खतरे की कगार में है और हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हर राज्य में, हर जिले में जाकर हिंदुओं को जगाए, हिंदुओं को संगठित करे। लेकिन साथ में भले ही मैं बीजेपी के लिए अच्छा भी बोलता हूं, लेकिन हमारे परिवार के में अगर गलत भी होता है ना तो उसके ऊपर भी बात करने की दम भी रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हिंदुत्व के लिए बात करती है, हिंदू रक्षा के लिए बात करती है। लेकिन जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो क्यों हम उन तमाम संस्थाओं को भूल जाते हैं जो जिनके कारण हम सत्ता में आते हैं, जिनके कारण बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता है। तो इसलिए जहां जहां पर भारतीय जनता की सरकार है, पार्टी की सरकार है, उन तमाम मुख्यमंत्रियों से, उन तमाम अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ फंड उन संस्थाओं के लिए बचा के रखे जो हिंदुत्व के लिए कार्य करती है, बीजेपी वोट बैंक बढ़ाने के लिए कार्य करती है। वो हिंदू इकोसिस्टम का हिस्सा है। दुर्भाग्य से हिंदू इकोसिस्टम बन नहीं पाया जी, और 11 साल में भी वो नहीं बन पाया। लेकिन वही अगर आप उधर देखेंगे तो जो हलाल सर्टिफिकेट को पैसे देकर सर्टिफिकेट देने वाली संस्था, वही आतंकवादियों को छुड़ा रही है। वही संस्था होती है जब बंगाल में अमित शाह को एयरपोर्ट के बाहर आने नहीं देंगे कहने के लिए आंदोलन करती है। मतलब वो आतंकवादी का भी साथ देते हैं, फिर भी वो पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी मजहबी लीडरशिप उनको साथ रखते हैं, और हिंदू लीडरशिप में थोड़ा सा कट्टर कोई बोल दे तो बात हो जाए। अब देखो, आपने तो किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन आपको कितने महीने अंदर रहना पड़ा? 77 डेज अंदर रहा मैं। बताओ। तो 77 दिन आपको जेल में रहना पड़ा जी। तो ये हिंदू इकोसिस्टम खड़ी नहीं हो पाई। ये मतलब हम बीजेपी बार बार सत्ता में लौटे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सत्ता नहीं रहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हिंदू इकोसिस्टम खड़ी नहीं होगी तो क्या फायदा है? जी जी, हिंदू इकोसिस्टम बहुत जरूरी है सुरेश भाई जी, क्योंकि अगर हिंदू इकोसिस्टम अगर खड़ा नहीं होगा, कौन कितने सालों तक अकेला युद्ध लड़ेगा? क्योंकि आज जो हमारा हिंदू है वो सोच रहा है कि हमें लव जिहाद रोकना है, धर्मांतरण रोकना है, आतंकवाद को रोकना है, सोच रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भारत में मुसलमान हैं जो गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। भारत में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत ही अच्छा चेहरा छुपाकर पीछे से पूरा आतंकियों को फाइनेंशियली, फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आप देखेंगे जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार गिरेगी उस दिन भारत के अंदर गृह युद्ध होगा। गजवा हिंद के लिए हर राज्य में तलवारें खड़े होगी और हिंदू कटेगा। अगर आज सारे के सारे हिंदू इकट्ठा नहीं होंगे और इकोसिस्टम अगर तैयार नहीं होगा, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं, सभी संगठन को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो आपके लिए काम कर रही है।
सत्ता के लिए यानी भगवे के लिए काम बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल, ये सारे साधु संत ठीक है, सबका रास्ता अलग अलग है, लक्ष्य एक है ना, उस लक्ष्य की तरफ काम होना चाहिए। अब आप जैसे व्यक्ति को बाहर जाना पड़ा, ये तो दुर्भाग्य है। दक्षिण में हम देख रहे हैं कि ईसाई धर्मांतरण भी बहुत बड़े पैमाने पर है, और ये जो चारों राज्य है, जिस दिन वहाँ ईसाई रिजर्वेशन आ जाएगा, अगर आएगा, हम तो नहीं आने देंगे, अपने उसके लिए प्राण लगा देंगे, उस दिन ये सारे ईसाई स्टेट डिक्लेयर हो जाएंगे। जी। हिंदुस्तान, दक्षिण भारत अलग तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, ये भी बहुत गंभीर मुद्दा है। अभी को 150 से अधिक ईसाई देश है और 57 से अबो इस्लामिक देश है। सिर्फ भारत एक ही एक देश बचा हुआ है जिसपे ईसाइयों की वो भी पूरा देश नहीं बचा है, बस कुछ 9 ही। राज्य हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं। हाँ। बंगाल जा चुका है, हाँ, तमिलनाडु जा चुका है, हाँ, केरला जा चुका है। अब हर राज्य में ये जो जनसंख्या लोग बढ़ा रहे हैं ना, चुप ऐसे नहीं बढ़ा रहे। अब तो खुद प्रधानमंत्री ने मान लिया, उन्होंने लाल किले की प्राची से बोल दिया इस बार के भाषण में। तो इसके ऊपर कानून बने ना। कानून बने। आप, हम या प्रधानमंत्री जी हो या मंचों से आप कब तक बोलेंगे? देखिए, भूतो ना भविष्य, ऐसा समय कभी नहीं आने वाला, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है सभी हिंदुओं के आशीर्वाद से। हमारे लोग अभी भी भ्रम में बैठे हैं कि ये गौ मांस खाने वाला हमें वोट डाल देगा, ये लोग जिहाद करने वाला हमें वोट डाल देगा, ये गजवा हिंद की सोच रखने वाला हमें वोट डाल देगा। नहीं डालेगा। बल्कि कई मुसलमान स्ट्रेटेजिकली बीजेपी में जा रहे हैं इन दिनों में। प्लानिंग है उनकी पूरी, प्लानिंग के तहत जा रहे हैं कि भाई हम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हमें भी माइनॉरिटी कोटे में फायदा मिल जाए, सीट मिल जाए। नहीं, ये तलवार की धार, सत्ता की धार कम करने का षड्यंत्र है, ये समझना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि एक इतना बड़ा ऐतिहासिक अवसर हम लोगों के पास आया और हमने उसको गवा दिया। अभी आजकल एक हिंदुओं को तोड़ने में, जैसे जातिवाद वाला विषय पहले से तो चल ही रहा था, जातियों में बांटने का, बटेंगे तो कटेंगे से लोग थोड़ा वो कम हो गया जातिवाद। तो ये ध्यान में आ गया कि कई जगह भाषा का आंदोलन चल रहा है, कई जगह राज्यों का आंदोलन चल रहा है। अब हमारे मारवाड़ी भाई, हिंदी भाषी भाई दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, सब जगह जाकर व्यवसाय कर रहे हैं। ये तो इंटीग्रेशन है एक तरीके से, और उनका धर्म में योगदान है, अपने कमाई का बड़ा हिस्सा धर्म में देते हैं। ऐसे में दक्षिण भारत में भी हम देख रहे हैं कि ये मारवाड़ियों को भगाओ वगैरह वगैरह, ये जो कैंपेन चल रहा है, या ममता बानो के उधर कैंपेन चल रहा है कि हिंदी भाषी को भगाओ, महाराष्ट्र में कैंपेन चल रहा है हिंदी के विरुद्ध में। तो उर्दू के विरुद्ध नहीं है, फारसी के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन हिंदी के नाम पर ये तोड़ने वाला काम चल रहा है। तेलंगाना में अभी हाल ही में, यानी 1 महीने 2 महीने में एक मूवमेंट चालू हो रहा है। पार्किंग को लेकर 1-2 लोगों में लड़ाई होती है। एक होता है ज्वेलरी शॉप वाला, और एक होता है बिल्कुल ज्वेलरी शॉप के पीछे एक मकान है,